वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, यानी टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे साइंस के सिलेबस को कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और देखते हैं क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एनपीके फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? विच न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं हमारे एनपीके उर्वरक। आपको पता है ना, फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं, बट इनका एक्सेसिव यूज हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज में ये सॉइल को इरोड करवा देते हैं और सॉइल इरोजन का एक प्रमुख कारण बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या बताना है बच्चों, एनपीके जो फर्टिलाइजर है वो कौन से पोषक तत्वों को प्रोवाइड करता है। और आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या कैल्शियम। सेम इसी तरीके से आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। फटाफट से एक बात याद रखिएगा बच्चों कि ये आपके एनपीके जो हैं वो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे बच्चों तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे जो कि बेसिक केमिस्ट्री का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। वहां पे आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि नाइट्रोजन पी से क्या होता है या के से क्या होता है वो अभी आपको पता चलेगा। तो बच्चों ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। एन जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? नाइट्रोजन के लिए, ये आपको अभी याद रखना है, ठीक है। पी का क्या मतलब है बच्चों? फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों ही पी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन पोटेशियम जो है वो हमेशा के से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द पीरियोडिक टेबल। इस वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा पी के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों? फॉस्फोरस। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फॉस्फोरस लिखूंगी और आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे बच्चों तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बी वाला जो हमारा आंसर है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और हमारा के किसके लिए स्टैंड करता है बच्चों? पोटेशियम के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, पोटेशियम के, फॉस्फोरस पी, नाइट्रोजन इज एन, तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इज, विभिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर हम अपनी ही फील्ड में फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ये फील्ड है, ठीक है, खेत है हमारा, इसमें हमें क्या उगाना है बच्चों? फसलें उगानी है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल मान लिया कि एक में हम क्या उगाना चाह रहे हैं, एक बार हम वीट उगा रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद हम उसको रिप्लेनिश करने के लिए, अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए क्या उगाते हैं बच्चों? कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स उगा सकते हैं, मतलब बीन्स, ठीक है, फलियां उगा सकते हैं। इस तरीके से हम इन दो क्रॉप्स को मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इस क्रम को क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिश्रित फसल, अंतर फसल, फसल चक्र या फिर बहुफसल। तो बहुफसल तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ दो ही क्रॉप्स का हम यूज कर रहे हैं। मोर देन 2 होता तो पॉसिबिलिटी थी कि बहुफसल आंसर होता, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे खेत में वीट की खेती हुई, मतलब गेहूं की खेती हुई बच्चों, तब जो हमारी सॉइल है ना उससे जितने भी पोषक तत्व थे वो कहाँ चले गए बच्चों? वीट के अंदर चले गए, ठीक है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको पता होगा बच्चों क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन का एक सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड कर देंगे? अल्टीमेटली नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर देंगे। तो विभिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रथा जो कहलाएगी, वीट के बाद अगर आपने लेग्यूमिनस प्लांट उगाए हैं बच्चों तो क्यों उगाए हैं और क्या क्रम कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल चक्र। आप क्रॉप को रोटेट कर रहे हो ताकि सॉइल जो है वो अपने पोषक तत्वों को ना खोए, साथ ही साथ में उसका रिप्लेनिशमेंट भी टाइम टू टाइम होता रहे। सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी?
चेचक का टीका खोजने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो बच्चों एक बात याद रखना, जो जेएनवी का एग्जाम है ना आपका, उनको साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। साइंटिफिक डिस्कवरी से हर बार क्वेश्चन आया है एंड पॉसिबिलिटी है कि 2026 के पेपर में भी साइंटिफिक डिस्कवरी से क्वेश्चन मिले। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कॉच। बच्चों लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कॉच, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने क्या दिया है बच्चों? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है वो थोड़ा सा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, किसकी तरह? चिकन पॉक्स की तरह, है ना। बट इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोस्टुलेट्स हमारी बॉडी पर, पोस्ट्यूल्स जो होते हैं बच्चों, जिनमें ऐसे दाने जिनमें कुछ भरा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वो व्हाइट लिक्विड हो सकता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारी बॉडी पर पूरी तरीके से फैल जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का कंडीशन। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया है? फटाफट से दिमाग में आंसर को सोच लीजिए। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। मतलब एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया है। सिंपल सा आपको याद रखना है। लुइस पास्चर जो थे बच्चों, उन्होंने पेस्चराइजेशन टेक्निक को डिस्कवर किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक है। रॉबर्ट कोच ने बच्चों क्या किया था? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स जो है बच्चों वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? एंटीबायोटिक्स प्रभावी हैं किसके अगेंस्ट? वायरसेस के, बैक्टीरिया के, प्रोटोजोआ के, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। वायरस के विरुद्ध काम करती हैं, बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती हैं, प्रोटोजोआ के विरुद्ध काम करती हैं, सभी सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध काम करती हैं। देखिए इससे पीछे कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको। हम सब ने बच्चों अभी एक बहुत ही बड़ी पैंडेमिक जिसको हम बोलते हैं कोविड 19, ठीक है, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उसको हमने अभी फेस किया है। ठीक है, आप सब इस बारे में जानते हो। तो बच्चों कोविड 19 जो था ना वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ था, ये भी आप जानते होंगे। वो क्या था बच्चों? वायरस था। ठीक है, अभी जब भी आपको कोल्ड हुआ, कफ हुआ, कुछ भी महसूस हुआ ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, मतलब अगर आपको कोविड हुआ होगा तो आपको क्या हुआ होगा? टेस्टलेसनेस हुई होगी, आपको टेस्ट नहीं आ रहा होगा, आपको बुखार आ रहा होगा, कोल्ड हो गया होगा, कफ हो गया होगा। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी बच्चों की कभी भी डॉक्टर ने ना आपको एंटीबायोटिक नहीं दी होगी। अगर आप नॉर्मल फ्लू में या फिर नॉर्मल वायरल में क्या वहां जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो कभी भी वो आपको एंटीबायोटिक्स रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज वायरल फीवर हमेशा एक वायरस की वजह से होता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तभी आपको क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात से इतनी बात तो क्लियर है कि जो हमारा एंटीबायोटिक है ना बच्चों, वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही प्रभावी है, सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम नहीं करता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। अब ऐसा क्यों होता है? बाकी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम क्यों नहीं कर रही है एंटीबायोटिक? तो बच्चों जो हमारी एंटीबायोटिक होती है ना वो किसके अगेंस्ट या फिर किसको डिस्टॉर्ट करती हैं? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बैक्टीरिया में? तो बच्चों जो भी हमारा बैक्टीरिया होता है ना किसी भी शेप का हो सकता है, उसके पास एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसकी कोई क्या है? सेल वॉल होती है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है हमारी एंटीबायोटिक। लेकिन जो हमारे वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स को लैक करते हैं। इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं बच्चों वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जीवाणु के विरुद्ध ही काम करती है क्या बच्चों? एंटीबायोटिक। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एन एंडेमिक स्पीशीज इज, अब एंडेमिक स्पीशीज जो है बच्चों वो किसके आगे क्या है? एंडेमिक स्पीशीज का डेफिनेशन पूछा गया है। स्थानिक प्रजाति वह है जो क्या करती है? एंडेमिक स्पीशीज के बारे में पूछा गया है। फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाई जाती है, क्या वो एंडेमिक स्पीशीज है? फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया,
माइग्रेटिंग स्पीशीज, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, प्रवासी प्रजातियां हैं या फिर पालतू प्रजातियां हैं। तो बच्चों जब हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक एरिया है, एक कोई एरिया 1 के नाम से मैं इसको जानती हूँ, ठीक है। इस एरिया में एक स्पेसिफिक लायन की प्रजाति या स्पीशीज जो है बच्चों वो पाई जाती है। तो ये लॉयन एरिया 1 के लिए कैसी प्रजाति कहलाएगा बच्चों? एंडेमिक स्पीशीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थानिक प्रजाति कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, और वो कहीं और नाउ वेयर में या फिर एल्सवेयर में नहीं पाई जाती हैं, पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में। क्लियर है? तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट। अब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जू में डिफरेंस क्या होता है ना? ये तीनों वर्ड्स जो है वो लगते तो सेम है पर है डिफरेंट। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षा करते हैं। किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? आइए जानते हैं। प्रदर्शनी के लिए जानवरों की, प्राकृतिक आवास में जानवरों की, प्रशिक्षित जानवरों की, पालतू जानवरों की। डिस्प्ले करते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स इन नेचुरल हैबिटेट, ट्रेन्ड एनिमल्स या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसको, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है उनके ही नेचुरल हैबिटेट में। जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बच्चों बात आएगी तो आपको याद रखना है जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं, उनको अपने ही नेचुरल एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर लॉयन को प्रोटेक्ट करना है तो वो जहां रह रहा है वहीं पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लॉयन को उठा के किसी केज में रख दूंगी तब मुझे प्रोटेक्शन मिला। दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहती है कि मैं उस जानवर को, उस जंगली जानवर को वही प्रोटेक्शन दूंगी जहां उनका पर्टिकुलर हैबिटेट होगा, जहां उनका खुद का घर होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा पहले आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो भी एनिमल्स उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन सा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब प्राकृतिक आवास में जानवरों की रक्षा करने के लिए क्या बनाए गए हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेशनल पार्क की। ठीक है, जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? देखो पार्क में आप लोग बहुत बार खेलने कूदने जाते होंगे शाम के टाइम पे पार्क्स में, है ना? तो पार्क में क्या क्या होता है आओ जानते हैं। तो पार्क में आपको बच्चों एनिमल्स भी मिलते हैं, है ना? फिर क्या है? आपको प्लांट्स भी मिलते हैं, पूरा इकोसिस्टम मिलता है। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, ठीक है, तो बच्चों इकोसिस्टम को जो प्रोटेक्ट करता है ना, पूरे इकोसिस्टम को, यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग, जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो भी कहाँ रहते हैं? नेशनल पार्क्स में रहते हैं। तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम होगा उसको कंजर्व करने के लिए जो टॉपिक बनाया गया है वो है नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में? अब बात कर लेते हैं जू की बच्चों। ठीक है, तो जू तो सबने ही घूमा होगा, है ना? मैं तो लखनऊ वाले जू गई थी। तो बच्चों जो जू का कॉन्सेप्ट है ना वो क्या करते हैं? हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक डिस्प्लेइंग टाइप का खेल है। प्रदर्शनी के लिए जानवर अगर पूछे जाएंगे तो सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा जू, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमारा अभी सिंपल सा आंसर क्या है? बी, नेशनल पार्क हमने समझ लिया एंड हमने जू भी समझ लिया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है? मरुस्थलीकरण, ठीक है, क्या होता है ये? तो बच्चों डेजर्टिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, लैंड बिकम डेजर्ट, इंक्रीज इन रेनफॉल, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। वनों का निर्माण हो रहा है, भूमि का रेगिस्तान बनना, वर्षा में वृद्धि या फिर वनस्पति की वृद्धि। तो बच्चों अगर मैं नेम से देखूंगी ना कोई भी चीज, डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। क्या हो रहा है बच्चों? डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। लैंड बिकम डेजर्ट, अगर हमारी भूमि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक लैंड था, ये क्या है बच्चों? हमारी एक फील्ड है, हमारा एक खेत था। ठीक है, इसमें से हमने क्या कर दिया? सारे जो
पेड़ थे उन्हें काट दिया, ठीक है। अब हम जब बार बार डिफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, जितनी बार भी वनों की कटाई होगी, जो हमारी सॉइल है ना वो इरोजन होगा उसका। अब जैसे ही हमारी जो सॉइल है उसका इरोजन होगा, वो उसके पोषक तत्व गायब होने लगेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो हमारी मिट्टी होगी ना, जो हमारा खेत होगा, वो बंजर बन जाएगा। बंजर बन जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस बोलेंगे। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, व्हेन लैंड बिकम्स डेजर्ट इट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। भूमि का रेगिस्तान बनना कहलाता है मरुस्थलीकरण होना। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखो बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपके फिजिक्स के हैं ना, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, साउंड हो गया बच्चों, सब नेचुरल फिनोमेना हो गया, या फिर लाइट हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को याद रखना। बहुत आसान है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेएनवी एसटी को बहुत ज्यादा प्यारे हैं आपके एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट होगा क्या। बच्चों फोर्स की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो फोर्स को हम एक सिंपल से एसआई यूनिट से दर्शाते हैं जिसका नाम है न्यूटन। आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी बिकॉज न्यूटन बाबा के ही सर पे क्या गिरा था, सेब गिरा था। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं पास्कल की बात करूंगी बच्चों, तो पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल पी और स्मॉल ए किसका यूनिट है, किसका एसआई यूनिट है बच्चों, ये प्रेशर का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन, द्रव जो है वो दबाव डालते हैं किस पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल नीचे की दिशा में, केवल ऊपर की दिशा में, सभी दिशाओं में, केवल क्षैतिज दिशाओं में। तो बच्चों अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल बनाती हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मैम का डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो बट बनेगा सही, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब ये क्या है बच्चों, मान लो बिस्लरी की प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसमें छेद कर दूं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या कर दूं बच्चों, होल्स कर दूं, और इसके अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, डिफरेंट, पूरा पानी से भरी हुई है ये बोतल, और यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या कर दूं, होल्स कर दूं, और यहाँ पर क्या है, हमारा लिक्विड फिलअप है। तो खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा, पानी कहाँ से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, ऊपर वाले होल में से निकलेगा, नीचे वाले होल में से, नीचे वाले से, और नीचे वाले से, या सबसे ऊपर वाले में से, कहां से निकलेगा पानी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कहां से कहां से कहां से, सभी जगह से निकलेगा ना। बिकॉज जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, दूर दूर हैं। हमें पता है जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे कहते हैं लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो क्या है, थोड़े से स्पेसिंग में प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है उन सबके बीच में। अब अगर यहाँ पर मैं होल बनाती हूँ तो यहाँ से भी पानी निकलेगा, बिकॉज लिक्विड जो है ना वो हर जगह, हर एक वॉल पर, हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स हर एक जगह पर फैले हुए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड अगर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा तो वो सारे डायरेक्शन में करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन। सभी दिशाओं में द्रव जो है वो दबाव डालता है। ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है जिसको आप घर पे परफॉर्म कर कर भी देख सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंक्लूड करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, पहले उसे जानते हैं। स्पर्श बल में शामिल हैं कौन कौन से बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या फिर स्थिर स्थिर विद्युत बल। क्या होगा, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या समझते हो, या फिर स्पर्श का मतलब क्या समझते हो, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है ना, लाइक मैं अभी मैं इस पेन को छू रही हूँ, है ना, ये मेरे कॉन्टैक्ट में है। अगर ये पेन मैं ऐसे करके छोड़ दूं तो क्या होगा बच्चों, मतलब कॉन्टैक्ट रहा, नहीं रहा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्वेश्चन में स्पर्श बल का एग्जाम्पल पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा, मतलब कॉन्टैक्ट होना तो नेसेसरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, मैं धरती पर टिकी हुई हूँ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि धरती पर तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमको पता है भाई कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो धरती है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है,
अब बताओ क्या मैं उससे चिपकी हुई हूँ, लाइक वो कांटेक्ट में हूँ उसके हमेशा अर्थ के? नहीं ना, मैं तो अपने अपने घर में खड़ी हुई हूँ, है ना? तो कि फिर कैसे मैं उस पे खड़ी हुई हूँ? कौन बिना कांटेक्ट के लग रहा है, कांटेक्ट के लग रहा है, स्पर्श तो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में स्पर्श हो ही नहीं रहा है। तो हमारा सिंपल सा आंसर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें तो किसी भी कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरे फोर्स की बात कर लेते हैं, चुंबकीय बल की। कभी मैग्नेट्स को यूज करा है? मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नेट को तो यूज करना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों, अभी ना ये क्या है, हमारा आयरन का है या फिर हमारे किसी भी मेटल का बना हुआ है जो अट्रैक्ट हो जाएगा मेटल से। अगर मैं इसको दूर से भी ना मेटल को पास में लाऊंगी, किसी भी हमारी मैग्नेट को पास में लाऊंगी आयरन के बच्चों, तो वो कितनी जल्दी ग्रैब कर लेता है आयरन को, देखा है ना, बिना कांटेक्ट के भी। ऐसा क्यों? बिकॉज वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म बीच में डेवलप हो जाता है और मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को खींच लेती है बिना कांटेक्ट के भी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। मैं चल रही हूं, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना? मैं धरती पर चल रही हूँ, रोड पर चल रही हूँ, मैं पेन से लिख रही हूँ यहाँ पर कुछ भी बच्चों, तो क्या है, बोर्ड और पेन के टिप के बीच में क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है ना? अब क्या मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए इस पेन की टिप को यूज करना पड़ा? क्या मैं इसको स्पर्श करवा रही हूँ उस पे? क्या मैं इसका कांटेक्ट करवा पा रही हूँ? करवा रही हूँ। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी किसी भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? हमारा सिंपल सा आंसर है घर्षण बल, जिसमें दो भी वस्तुएं आपस में कांटेक्ट करती हैं। फोर्स लगना और फ्रिक्शन लगने में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो काम करता है बच्चों, वो यही है कि दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करनी चाहिए, तभी फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। रोलिंग फ्रिक्शन इज, अब फ्रिक्शन के टाइप्स का एक क्वेश्चन है। लुढ़कने वाला जो घर्षण है बच्चों, वो कैसा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिसलने वाले घर्षण से अधिक, फिसलने वाले घर्षण से कम, फिसलने वाले घर्षण के बराबर, फिसलने वाले घर्षण से स्वतंत्र। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा फ्रिक्शन है ना, अगर मैं उसके टाइप्स आपको बताऊंगी, तो सबसे पहला जो है वो हमारा है स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक, स्थैतिक हिंदी में है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, हमारा आ जाता है नेक्स्ट रोलिंग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्लाइडिंग, दैट इज सर्पी घर्षण। लोटनिक, स्थैतिक, लोटनिक और सर्पी घर्षण, ये तीन तरीके के हमारे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ाई करी है। इन दोनों में कंपैरिजन पूछा गया है। एक टेबल लेना घर पे, यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। एक टेबल है बच्चों, ये कुछ इस टाइप से टेबल है। ठीक है, पैर थोड़े मोटे हो गए टेबल के, बट कोई बात नहीं है। टेबल है बच्चों, टेबल पर यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है? अपनी एक बुक रख रखी है। जब ये नीचे गिरेगी बच्चों, तो कौन सा फोर्स इस पर काम कर रहा है? स्लाइडिंग फोर्स काम कर रहा है। नीचे की साइड में क्या काम कर रहा है? स्लाइडिंग फोर्स। ये नीचे की साइड में बल लगा रही है, लेकिन यहीं पर जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हुई फोर्स होगी बच्चों, वो क्या होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो बच्चों जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना हमारा, किस चीज पे डिपेंड करता है? जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस बात को याद रखना, जितना एरिया ज्यादा हमारे सरफेस से टच करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर आपने देख लिया बच्चों कि जो हमारी बुक है उसका पूरा सरफेस, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास पेन है, ये अगर मेरे हाथ पर है और मैं अगर इसको ऐसे करके टेढ़ा करके, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके लुढ़काने की कोशिश करूंगी, तो इसका पूरा सरफेस मेरे हाथ से कांटेक्ट में आ रहा है ना? तो उतना ही ज्यादा घर्षण लगेगा जितनी बार ये रगड़ मार के आगे जाएगा। सिंपल सी बात है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे जो टायर्स होते हैं, ठीक है, वो कितनी देर कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारी रोड के, बार बार रोल होते हुए चले जा रहे हैं आगे आगे आगे, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एरिया और जो हमारा टाइम है बच्चों, उस पर डिपेंड कर रहा है। एरिया, सबसे पहली बात है कि इनका तो इतना सा ही एरिया कांटेक्ट में आ रहा है और बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ रहा है। तो जितने कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितना कम एरिया आएगा, उतना कम क्या होगा? फ्रिक्शन होगा।
किसी भी सर्कल या फिर स्फेयर ऑब्जेक्ट के लिए रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ये बात हमको पता है। तो अब हमें ये चीज कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, वो हमेशा ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम रहता है। कैसा होता है बच्चों? लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलने वाले घर्षण से कम रहता है। सर्पी घर्षण से क्या कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब हम फ्रिक्शन को बच्चों कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, घर्षण कम किया जा सकता है कैसे? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया यूजिंग द ल्यूब्रिकेंट्स, इंक्रीजिंग वेट, मेकिंग सरफेस रफ, सतह का क्षेत्र बढ़ाकर, स्नेहक का उपयोग कर कर, भार बढ़ाकर, या फिर सतह को खुरदरा बनाकर। तो बच्चों हमको पता है ना कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रफर सरफेस में सबसे ज्यादा होता है। जितना हमारा सरफेस जो है बच्चों वो रफ होगा, तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी? रगड़ लगेगी, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन। क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जितना ज्यादा मैं वेट बढ़ाऊंगी बच्चों उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं हमारे सही आंसर की, जिसका नाम है ल्यूब्रिकेंट, है ना। ल्यूब्रिकेंट होते क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो चिकनी है ना। स्नेहक का क्या मतलब होता है? वैक्स की बात कर लेते हैं। वैक्स एक स्नेहक है, ठीक है। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल एक स्नेहक है, ठीक है। अगर मैं इन चीजों को किसी भी सरफेस पर लगा दूंगी तो कोई भी सरफेस क्या बन जाएगा? स्मूथ बन जाएगा। अगर स्मूथ बन जाएगा बच्चों तो उसमें क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर है कि हम स्नेहक का उपयोग कर कर क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यूजिंग लुब्रिकेंट्स कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या साउंड से क्वेश्चन है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपको पता है ना कि जब भी हमारी साउंड निकलती है तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में निकलती है बच्चों? वेव्स की फॉर्म में निकलती है। किस तरीके से वेव्स काम करती हैं? कुछ इस तरीके से हमारी वेव्स जो हैं वो चलती हैं, है ना। यही डायग्राम मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इसी तरीके से क्या होता है बच्चों? वेव्स चलती हैं जो हमारी साउंड वेव्स हैं। प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितनी बार कंपन हो रहा है, जितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बच्चों एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, किसको? आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक टाइम में, एक सेकंड में जितनी बार कंपन होगा उसको क्या बोलेंगे? उस साउंड की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ह्यूमन ऑडिबल रेंज इज, अब मानव का जो श्रव्य परास है बच्चों वो कितना है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सुपरसोनिक आवाजें हम सुन पा रहे हैं या फिर हम इंफ्रासोनिक सुन पा रहे हैं। अब इंफ्रासोनिक और सुपरसोनिक होता क्या है, या फिर अल्ट्रासोनिक क्या होता है बच्चों? तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है ना वो एक फ्रीक्वेंसी के लिए लिमिटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें हैं जो कुछ दूर तक देख पाएंगी, लेकिन कुछ दूर के बाद चीजें जो है वो ब्लर दिखाई देंगी, आपको साफ तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से जो हमारा कान है उसकी कुछ क्षमता है, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज तक वो सुन सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या रेंज है वो, ठीक है। तो ह्यूमन का जो रेंज है बच्चों वो सिंपल सा डिफाइन होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब ये तो हमारा ऑडिबल साउंड का रेंज हो गया, तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो पता चल गया, लेकिन मैम और ऐसी कौन सी आवाजें होंगी जो हम नहीं सुन पाएंगे? तो बच्चों 20 से कम वाली जितनी भी आवाजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल 19 हो सकती है, 18 हो सकता है, इससे कम की जितनी भी आवाजें होंगी ये हमारे लिए कैसी होंगी? इंफ्रासोनिक होंगी, मतलब हम इनको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम क्या 20,000 से ज्यादा वाली हम सुन पाएंगे? अगर 20,000 हर्ट्ज से कोई भी रेंज ज्यादा चली गई बच्चों तो क्या हम उनको सुन पाएंगे? नहीं, हम उनको भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो कैसी हो जाएंगी बच्चों? अल्ट्रासोनिक हो जाएंगी। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर मेरे ना बहुत ही ज्यादा स्टमक एक हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या करता है डॉक्टर? अल्ट्रासाउंड लिख कर देता है ना। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड की आवाज इतनी तेज होती है बच्चों कि अगर आपने सुन लिया ना तो आप
आपका कान जो है वो खराब हो जाएगा, आपका साउंड सिस्टम फेल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते हो ना, अल्ट्रासाउंड की मशीन के आप अंदर लेट भी जाते हो, अल्ट्रासाउंड आपका हो भी जाता है, लेकिन आपको आवाज नहीं आती, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैसी हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र को भी कहते हैं, क्या कहते हैं। हमारा एक वॉइस बॉक्स है जिसमें से मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप भी बोल रहे होगे, मैं अभी नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमारे गले के अंदर एक क्या प्रेजेंट है बच्चों, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। किसके अंदर, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास में। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेर्निक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स या फिर एपिग्लॉटिस, ग्रसनी, श्वासनली, स्वर यंत्र या फिर कंठ छंद क्या बोलते हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स के लिए बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। और अगर मैं बात करूंगी फेर्निक्स की, तो ये हमारा क्या रहता है बच्चों, फूड पाइप रहता है। ठीक है, जिसमें खाना जाता है। हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्वर यंत्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज गति करती है किसमें। मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारी जो साउंड की वेव्स है ना, मतलब जब आप बोल रहे हो तो वो किसमें ट्रैवल कर रही है, वेव्स की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ट्रैवल करके आगे जा रही हैं, है ना, इसी तरीके से चल रही हैं। अब ये क्या है बच्चों, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन आप लोग अपने घर पे तैयार हुए कि मम्मी आज तो पार्टी में जाना है, पार्टी में जाओगे कैसे, या तो पापा के संग बाइक पे बैठ के जाओगे, कार में बैठ के जाओगे, कोई एक मीडियम चाहिए होगा ना। रोज सुबह तैयार होते होगे स्कूल के लिए, क्या चाहिए, बस, साइकिल, या फिर पापा छोड़ के आएंगे, कुछ भी ऐसा ही होता है ना। मतलब हमको क्या चाहिए बच्चों, एक मीडियम चाहिए, एक सोर्स चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा, हम जा पाएंगे। क्या मीडियम है वो। सो इसी तरीके से साउंड की वेव्स जो होती हैं उनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एज वेल, तीनों में ट्रैवल करती है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसमें करेगी। एक चीज समझते हैं बच्चों, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। कैसा होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और बिल्कुल ही फिक्स तरीके से प्रेजेंट होते हैं एटम्स, किसमें, सॉलिड्स में। तो जब भी हमारी जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करती है बच्चों, वो हमेशा सबसे तेज जो है वो किसमें करती हैं, सॉरी, सॉलिड्स में करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टील दिया होगा तो सबसे ज्यादा तेज जो ध्वनि है वो गति किसमें करेगी, स्टील में करेगी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सॉलिड्स, ठोस में। ठीक है, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैसेस और वैक्यूम में साउंड जो है बच्चों वो ट्रैवल नहीं करती है, बिकॉज देयर आर नो एयर पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उपयोग करके धातु जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब आ जाओ, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ बच्चों। आयरन है हमारे पास, ठीक है, क्या है हमारे पास, लोहा। ठीक है, अब लोहा जो है बच्चों, ये मान लो आयरन का बॉक्स है। अब इस पे मैंने एक तरीके से किसकी कोटिंग कर दी बच्चों, जिंक मेटल की कोटिंग कर दी। ठीक है, ये क्या है, आयरन का बॉक्स है। आयरन के बॉक्स पे मैंने किस चीज का कोटिंग करा है, जिंक का कोटिंग करा है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जिंक। ठीक है, अब जब मैंने जिंक का कोटिंग करा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, सिंपल सा प्रोसेस कहलाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। मतलब विद्युत की हेल्प से हमने किसी चीज का लेप लगा दिया किसी चीज के ऊपर। डिजायर्ड मेटल का कोटिंग करना ऑन अ मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस बात को आपको याद रखना है। अब ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम नॉर्मल वे में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। जब भी हम आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए जिंक का प्लेटिंग करते हैं, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन जो है वो एग्जांपल है किसका, विद्युत लेपन का। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, आसुत जल है, एक गुड कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर, एक परफेक्ट कंडक्टर या फिर एक सेमी कंडक्टर। अच्छा चालक है, खराब चालक है, पूर्ण चालक है या फिर अर्ध चालक है। तो बच्चों हमको पता है डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं दो एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं घर में नमक वाले पानी की। NaCl जो है वो एक फॉर्मूला है किसका बच्चों? हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका। अगर मैं ये क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कॉमन सॉल्ट को जैसे ही बच्चों मैं पानी में डिसॉल्व करती हूँ ना, वैसे ही हमारा जो नमक के पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं बच्चों वो कैसे टूट जाते हैं? सोडियम पॉजिटिव में टूट जाता है और जो हमारा क्लोराइड है बच्चों वो नेगेटिव में टूट जाता है। अब इन दोनों को बोलते क्या है? इन दोनों को बोलते हैं बच्चों आयंस। ठीक है, जैसे ही हमने पानी को नमक में मिलाया वैसे ही वो किस में टूट गया? आयंस में टूट गया। ठीक है, जो भी सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे वही कंडक्टिंग होगा, वही कंडक्ट करवा पाएगा किसको बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी को। अब बात कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। पानी को जब हम डिफरेंट स्टेजेस में डिस्टिलेशन करते हैं ना, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें से हम किस चीज को रिमूव करते हैं बच्चों? रिमूविंग ऑफ मिनरल्स, जितने भी हमारे खनिज हैं या फिर जो भी हमारा नमक है बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। कौन से प्रोसेस से? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस ना तो मिनरल्स की फॉर्म में और ना ही सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इस वजह से जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है बच्चों वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब एक खराब चालक है, वो कंडक्टिंग सोल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय, लाइटनिंग कैसे कॉज होती है? भाई बिजली का कारण क्या है? बिजली कैसे चमक रही है बच्चों? एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम से समझते हैं, बना लेते हैं सिंपल सा। हमारा क्या बच्चों? बादल, क्लाउड्स हैं ये। ठीक है, तो बच्चों क्लाउड्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की साइड में डेवलप हो जाते हैं, ये आपको पता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े थोड़े करके इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और नीचे की साइड में तो हमको पता ही है क्या है? नेगेटिव चार्जेस हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे ये चार्जेस डेवलप हो जाती है कि ये आपस में बच्चों मर्ज कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से काम करने लगते हैं। और जैसे ही ये इनका मर्जिंग होता है ना, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आपस में भिड़ते हैं, तब क्या हो जाता है बच्चों? लाइटनिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लाइटनिंग हो जाता है। कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है किसका? बिजली चमकने का। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल पुल या फिर एयर प्रेशर, विद्युत निर्वाहन, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण या फिर वायु दाब बच्चों। तो हमको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो जाता है, इस वजह से क्या कॉज होती है? लाइटनिंग कॉज होती है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज विद्युत निर्वाहन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बच्चों, द स्केल यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? भूकंप आता है, सबने भूकंप नोटिस करा होगा। कभी कभी भूकंप जो है ना वो इतना कम इंटेंसिटी से आता है कि हमको पता नहीं चलता है। एक बार क्या हुआ था कि रात में मैं सो रही थी और सुबह मुझे पता चला कि रात में तो भूकंप आया था, लेकिन मुझे वो उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ही फील नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा स्केल है जिससे हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं अर्थक्वेक की? सेल्सियस स्केल, रिश्टर स्केल, केल्विन स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल बच्चों। सेल्सियस का पैमाना, रिश्टर पैमाना, केल्विन पैमाना या फिर फ़ारेनहाइट पैमाना। तो बच्चों ये तो कोई ना बच्चा भी बता देगा, तो आप तो बच्चे ही हो, आप भी बता सकते हो। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जो है ना टेम्परेचर के पैमाने हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए स्केल्स बनाए गए हैं। हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल, बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि जो 3-4 के रिश्टर स्केल में आते हैं वो कितने होते हैं? लेस डैमेजिंग होते हैं। क्या बोला गया है इनको? लेस डैमेजिंग। लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कम डैमेज करते हैं, बट अगर हमारा 7 से ज्यादा का होता है तो वो लॉट ऑफ डैमेज फैलाता है। किसको बच्चों? लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। इस चीज को आपको याद रखना है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, अब ऐसी कौन सी डिवाइस है बच्चों, ऐसा कौन सा उपकरण है जो बिजली से भवनों को बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोल, लाइटनिंग कंडक्टर, मेटल रॉड या फिर कॉपर वायर, बिजली का खंबा, तड़ित चालक, धातु की छड़ या फिर तांबे का तार बच्चों। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था
जो हमारा फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से ये एक उपकरण होता है, अभी नाम भी बताऊंगी, हमारे ग्राउंड से अटैच होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पोल है, फॉर एग्जाम्पल पोल्स की तरह बनाया जाता है। यहाँ पे ऊपर एक मेटल रॉड लगी होती है, जिससे जो हमारा वायर है बच्चों, वो किस साइड में गया हुआ है, ग्राउंड में गया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब जो हमारी ये बिल्डिंग है ना, ये क्या है बच्चों, ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर हमने एक पोल को जनरेट कर दिया है। ये क्या है, पोल नहीं है बच्चों, ये हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में हमने ऊपर एक कंडक्टर लगा रखा है, जिसके थ्रू हमने क्या पास कर दिया है, वायर पास कर दिया है। अब आपको पता है बच्चों, जो हमारे वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर जो कॉपर से मिलकर बनी है, वो कैसे हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। हमारा जो ये बिल्डिंग है ना, इसमें हर एक घर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड है। जब प्रोटेक्ट करना होता है लाइटनिंग से, तो जितने भी चार्जेस इसमें एक्यूमुलेट होते हैं ना हमारी बिल्डिंग में, वो सब इस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू इस वायर के होते हुए कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ग्राउंड में चले जाते हैं। और जितने भी चार्जेस हैं वो सब कहाँ डेवलप हो जाते हैं बच्चों, ग्राउंड में डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो किससे प्रोटेक्ट हो जाती हैं, लाइटनिंग से, यानी बिजली चमकने का प्रभाव नहीं पड़ता है हमारी बिल्डिंग्स पे, हमारे बिजली के भवनों पे। क्लियर हो गया। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर, दैट इज ताड़ित चालक, जो सारे चार्जेस को कहां फेंक देता है, ग्राउंड में फेंक देता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, दैट इज अ वायर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड, लाइट से क्वेश्चन आ गया है, सतह पर गिरने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब किरण या फिर अपरिवर्तित किरण। तो एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं इन तीनों को। ये क्या है बच्चों, प्लेन मिरर का हमारा डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके से क्या शो होता है, पॉलिशिंग शो होती है। बेसिकली ये क्या है, हमारा एक पॉलिश्ड मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, मिरर की तरह काम कर रहा है। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, इट कुड बी अ मिरर, ये एक दर्पण भी हो सकता है। इस पर जैसे ही मैंने टॉर्च की रे मारी ना, जो हमारी ये लाइन आई, रे गिरी नीचे की साइड, उसको हम आई से कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो क्या होती है बच्चों, इंसिडेंट रे कहलाती है। अब जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, ये कहाँ जाएगी, दूसरी साइड में बाउंस बैक करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगी, और इसका नाम क्या रख दूंगी, रिफ्लेक्टेड रे रख दूंगी। क्या रख दूंगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। आर से रिफ्लेक्टेड रे, आई से इंसिडेंट रे। तो अगर जो भी फॉल कर रही है सरफेस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जो रे बनाती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, एन से दर्शाते हैं हम उसको, और उसको हम बोलते हैं अभिलंब, दैट इज नॉर्मल। क्लियर हो गया, तीनों रेस क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अ कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैलिडोस्कोप काम करता है कौन से सिद्धांत पे बच्चों, ठीक है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर हमारा जो कैलिडोस्कोप है बच्चों, वो काम कर रहा है, ठीक है। कैलिडोस्कोप कौन से पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या फिर अब्जॉर्प्शन, अपरावर्तन, बहुपरावर्तन, प्रकीर्णन या फिर अवशोषण पर। तो बच्चों कैलिडोस्कोप आप सबने बहुत सारे मेलों में देखा होगा, क्योंकि वो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाता है। किस तरीके से बनता है, घर पर हम ये देख सकते हैं। आपको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड को आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म में ट्यूब की तरह रोल करना है। ये क्या है, हमारा कोई सा भी ट्यूब हो सकता है। अब इसमें आपको 3 मिरर्स को प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से एक मिरर को प्लेस कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कार्डबोर्ड का पीस रखना है, जिसमें आपको होल करना है, जिससे आप अंदर देखोगे। इसमें आप डिफरेंट टाइप के रंग बिरंगे टुकड़े कांच के या फिर डिफरेंट बॉल्स वगैरह भर सकते हो। उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इस वाले पीस को घुमाओगे, जैसे ही आप इस कार्डबोर्ड के हिस्से को ऐसे करके घुमाओगे, डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होंगी। क्यों, क्योंकि अंदर क्या मिरर लगे हैं, 3 मिरर लगे हुए हैं, जिनसे कंटिन्यूअसली परावर्तन होगा, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होगा, एंड वो डिफरेंट इमेजेस को फॉर्म करेगा।
किसको फॉर्म करेगा बच्चों? डिफरेंट इमेजेस को। और एक बात को याद रखिएगा, कभी भी सिमिलर पैटर्न शो नहीं करता है कैलेडोस्कोप, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को शो करता है। इसलिए जो हमारे डिजाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो कैलेडोस्कोप का यूज करते हैं। और जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो है बच्चों मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर बहु परावर्तन हो रहा है। कैसे? मैंने आपको एक क्लास में बताया था बच्चों, लाइट की क्लास में, कि जो हमारा एक मिरर होगा ना, वो कितनी बार रिफ्लेक्शन कर सकता है? सिर्फ एक ही बार। लेकिन यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के मिरर लगे हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट काम कर पाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स इज नोन एज। सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल है सनलाइट का। ऑल्दो जो हमारी सनलाइट है बच्चों, वो हमें पीली कलर की दिखाई देती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी भी ना सनलाइट हो रही हो और ड्रिजल हो रहा हो, मतलब हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हो, तब आपको क्या दिखाई देता है बच्चों? रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अब रेनबो क्या है? 7 डिफरेंट कलर से बना है, ये तो सबको ही मालूम है। अब वो कौन से कलर्स होते हैं? यहां मैं लिख देती हूँ VIBGYO एंड आर। ठीक है, ये 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या बनता है बच्चों? रेनबो बनता है। सनलाइट हमें क्या पता है कि सनलाइट में कौन सा कलर होता है? व्हाइट लाइट का कलर होता है। ठीक है, इसलिए वो हमारी आंखों को कलरलेस दिखाई देती है। अब जैसे ही हमारी जो सनलाइट है बच्चों, वो एक बूंद पर, मतलब एक ड्रॉप पर रेन की पड़ती है, उसी तरीके से वो फैल जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन बच्चों। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है बच्चों? विक्षेपण बोलते हैं इसको। हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है रेनबो। क्लियर हो गया? बहुत ही आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बिकॉज ये हमने देखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कलर्स को फॉर्म करता है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू। आपतन कोण किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। हमारा ये क्या है बच्चों? मिरर है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है। हमारा इंसिडेंट लाइट पड़ा, रे पड़ा, जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है। रिफ्लेक्शन हुआ, आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बीच में क्या है? नॉर्मल, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर हो गया? सिंपल है डायग्राम। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है बच्चों, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल का साइन है ये, और आई जो है वो इंसिडेंस का साइन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल का साइन और स्मॉल आर। समझ में आ गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 40 डिग्रीज, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों कितना हो जाएगा? 40 डिग्रीज ही हो जाएगा। बिकॉज ये जो है वो एक रूल है, किसका? रिफ्लेक्शन का। सिंपल सा आंसर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण के बराबर होगा हमारा आपतन कोण हमेशा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू। हमारी आंखें कैसे देख पा रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? मानव आंख वस्तुओं को देख सकती है, इसका क्या कारण है? लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वस्तुओं से प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन, या फिर प्रकाश का अवशोषण। तो बच्चों हमको पता है, जब भी, फॉर एग्जाम्पल ये हम अपनी आंख बना लेते हैं, एक सुंदर सी आंख। ठीक है, क्या है? ये हमारी आंख है, और ये हमारी आईब्रोज। सुंदर बनी है? चलो, तो अब इस आंख में बच्चों जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमारी लाइट है, सन का एक प्राइम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही लाइट आंखों में जाएगी, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंट, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सही। नॉर्मल, ठीक है,
अब हमें ये चीज जो है वो आराम से क्या हो जाएगी बच्चों, दिखाई देने लगेगी। तो सिंपल सा बात है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और हमें कोई भी चीज दिखाई देगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड, कोल एंड पेट्रोलियम से है क्वेश्चन, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई कोल बनता कैसे है? पूरी स्टोरी ऑफ कोल मैंने आपको समझाई है, आई होप आपको याद होगी। तो बच्चों क्या होता है ना, कोल में जो हमारे डेड प्लांट्स थे ना, मतलब एक तरीके से जब हमारे जो प्लांट्स थे बच्चों, डेड वेजिटेशन था, प्लांट्स या फिर मैं वेजिटेशन बोल सकती हूँ, वो जब बच्चों स्वैम्पी एरियाज में, मतलब पानी में ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कैसा था बच्चों, हाई था, ठीक है, और हमारा जो प्रेशर था ना पानी में होगा, तो भाई प्रेशर भी जब हाई था तब एक पॉइंट ऑफ टाइम में किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। अब इस धीमे प्रोसेस को, स्लो कन्वर्जन को क्या बोला जाएगा? कोल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बच्चों? कार्बोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द स्लो कन्वर्जन ऑफ, कोयले के निर्माण का मतलब कोल का फॉर्मेशन, स्लो फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनीकरण। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ पर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। पेट्रोलियम उत्पादकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमको पता है पेट्रोलियम से बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमको क्या मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उनको अलग कैसे करेंगे, है ना, साथ में यूज नहीं कर सकते, पेट्रोल एंड डीजल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा बच्चों? एक एक टॉपिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी प्रभाजी आसवन आसवन। उससे क्या होता है बच्चों, हम किसके बेसिस पर, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक चीज का, एक प्रोडक्ट का 15 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और एक का है 30 डिग्री, तो अगर मैं उसको 15 डिग्री टेम्परेचर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। साथ ही में अगर मैं 30 डिग्री दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पर इवेपोरेट होगा, 15 पर नहीं होगा। तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी प्रभाजी आसवन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द ब्लैक थिक लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोयले से प्राप्त काला गाढ़ा द्रव क्या होता है? पेट्रोलियम, कोक, कोलतार या फिर कोल गैस? पेट्रोलियम जो है वो कोल का प्रोडक्ट नहीं है, ए आंसर नहीं हो सकता। कोक कैसी होती है बच्चों, हमको पता है सॉलिड होती है, पीने वाली कोक नहीं है, ये कोल का प्रोडक्ट है। कोल गैस तो सामने ही लिखा हुआ है, गैस है। अब ये अगर सॉलिड एंड गैस है बच्चों, तो कोल तार कैसा होगा, लिक्विड होगा। और आपने ये देखा भी होगा, इससे पहले के टाइम में क्या बनाया जाता था, सड़कों का निर्माण किया जाता था। आजकल बिटुमेन नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको कोल तार की प्लेस में हम यूज करते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है। नर और मादा युग्मकों का संगलन क्या कहलाता है? आपको पता है जो मेल गैमेट होता है बच्चों, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब स्पर्म जब भी बच्चों अंडे से टकराता है तब क्या बनता है, एक दो इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं, किसके, एक स्पर्म का और एक ओवम का, उसको बच्चों हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, अब इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, दैट इज निषेचन। और कौन सा सबसे पहला सेल बनता है, कौन सी पहली कोशिका बनती है, जाइगोट बनती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज, लार्वा का वयस्क रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है बच्चों? एक एग्जांपल देती हूँ, फ्रॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉक की बात कर लो या फिर बटरफ्लाई की बात कर लो, सिमिलर ही बात है।
आपने देखा होगा ना, जब भी आपने फ्रॉग और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की अगर बात करी है बच्चों, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से कुछ लार्वा बनता है ना। एक स्टेज होती है जिसमें क्या बनता है, इस तरीके का लार्वा बनता है, गंदा सा, है ना, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन यही थोड़े दिन बाद एक बहुत ही सुंदर सी जो है ना, खूबसूरत सी रंग बिरंगी क्या बन जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है। कभी आपने सोचा होगा कि, एक बात बताओ, कभी भी आपने सोचा कि ये लार्वा इतनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई कैसे बन गया? कैसे? मतलब बोलते हैं ना, अगर मान लो कोई भी इंसान एकदम रिच हो जाए, मतलब थोड़ा सा गरीब था, फिर एकदम रिच हो जाए, तो कहते हैं ना, अरे भाई इसकी तो काया ही पलट गई है। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लाई जो है वो लार्वल स्टेज से अडल्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेती है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण या फिर काया पलट जिसको हम बोलते हैं। फ्रॉग बटरफ्लाई में दोनों में ही मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस देखा जाता है। क्लियर है? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बच्चों। द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग अडोलोसेंस आर कंट्रोल्ड बाय, आप ही का क्वेश्चन है, आप ही के जीवन पर बेस्ड है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन नियंत्रित होते हैं किससे? विटामिन से, हार्मोन से, मिनरल से या फिर प्रोटीन से? विटामिन द्वारा, खनिज द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर प्रोटीन द्वारा? तो हमें पता है बच्चों, एडोलेसेंस का जो एज रहता है ना, वो कब स्टार्ट होता है, 11-12 के एज से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जो आपका टीनेज पीरियड है वो 13 टू 19 ईयर्स ऑफ एज तक रहता है। ठीक है, वहां पर आपका प्यूबर्टी भी आपको हिट कर जाता है। एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी दाढ़ी बढ़ेगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा गर्ल्स में, ठीक है, आपको इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस हर तरीके से अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। किससे कंट्रोल किया जा रहा है? हॉर्मोन्स के द्वारा। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस है ना, जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। आपका एक स्टेज है किशोरावस्था यानी एडोलोसेंस का, जहां पर हर चीज किससे नियंत्रित हो रही है बच्चों? हार्मोन से नियंत्रित हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। द रिप्रोडक्टिव फेज इन वुमेन लास्ट टिल, महिलाओं में प्रजनन काल कब तक रहता है? ठीक है, अभी प्रजनन काल अगर स्टार्ट हो गया है तो वो कब तक रहेगा, है ना, ओल्ड एज तक तो नहीं रहेगा पूरा, जब तक हम मर नहीं जाएंगे, फीमेल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक रहता है, एक सर्टेन एज तक रहता है। तो वो कौन सी एज होती है? 30 ईयर्स, 45, 50, 40 या फिर 60? तो बच्चों हमें पता है कि जब तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जब तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और जब तक हमारा कौन सा मेनोपॉज की कंडीशन नहीं आ जाती है, तब तक फीमेल जो है वो फर्टाइल रहती है। ऑल्दो फर्टिलिटी डिक्रीज होती है विद द एज, बट जब तक मेनोपॉज की कंडीशन नहीं आएगी तब तक रिप्रोडक्टिव फेज खत्म नहीं होगा। और मेनोपॉज जो है वो कब हिट करता है? 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज में। क्लियर है? तो सिंपल सा आंसर है सी, दैट इज 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। फॉर कंबशन टू टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल, दहन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दहन क्या होता है सबसे पहले जानते हैं, कंबशन क्या है। कोई भी हमने बच्चों पदार्थ ले लिया, ठीक है, सब्सटेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल पेपर, ठीक है, क्या लिया है हमने? कागज का एक टुकड़ा लिया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसको दहन कर दिया, कैसे करूंगी? आपने एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल बताती हूँ और आगे आने भी वाला है बच्चों। रावण का दहन सबने देखा होगा, देखा है ना। अभी क्या स्टार्ट हो जाएगा? रामायण स्टार्ट हो जाएगी, आप सब लोग देखोगे रावण का दहन होता है, देखते हो ना। अभी दशहरा आने भी वाला है, सामने से देखोगे। क्या करते हैं, पेपर का ही बना होता है ना वो पूरा, जो इतना बड़ा सा रावण वहां पे खड़ा करते हैं बच्चों, किसका बना होता है? पेपर का बना हुआ होता है। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। जैसे ही माचिस की तीली लगाई, क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किसी भी सब्सटेंस का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है, दैट इज कंबशन कहलाता है। प्राइम एग्जाम्पल समझ ही गए, रावण का दहन। ठीक है, क्या चीजें एसेंशियल हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ऑक्सीजन जरूरत है, फ्यूल जरूरत है ना, और क्या जरूरत है? हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों डी, दैट इज ईंधन। ईंधन, ऑक्सीजन एंड ऊष्मा। हीट किससे दी? मैचस्टिक से। ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, फ्यूल क्या है? पेपर। आसान, सिंपल एंड इजी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं बच्चों। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन बर्न, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है क्या कहलाता है। एक लोएस्ट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं या फिर उस मिनिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। लोएस्ट की जगह हम बोल सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर है वो कौन सा, जिस कोई भी वस्तु आग पकड़ती है। अब मान लो मैंने क्या करा, एक फॉर एग्जांपल मान लेते पानी है, ठीक है। पानी जो है ना वो कब तक बॉयल नहीं होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री से पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट नहीं होगा, भाप नहीं बनेगी पानी में से अगर 100 डिग्री पर नहीं जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो भी चीजें होती है ना उनका एक टेम्परेचर है कि मैं भाई इसी टेम्परेचर पे जलूंगी वरना मैं नहीं जलूंगी। उस टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज प्रज्वलन तापमान। बिना प्रज्वलन तापमान हिट हुए कोई भी चीज कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। इस बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए। समझ में आ गया? आई होप आपको मजा आया होगा इस क्लास में। और अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज ले आई हूं जो कि है वेदा एकेडमी की तरफ से बिल्कुल ही मुफ्त, एंड दैट इज हमारा AIMT का फीचर। उससे पहले बच्चों मैं आपको दिखाना चाहती हूं, तो बच्चों उससे पहले मैं आपके लिए ले आई हूं गणेश चतुर्थी का ऑफर, जिसके साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो हमारे अपकमिंग बैचेस पे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लक्ष्य बैच और अर्जुना बैच जो कि क्लास 9th और क्लास 6 के लिए बिल्कुल ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड बैचेस मिलते हैं। और बच्चों क्या ऑफर आपको यूज करना है, मोदक 500। गणेश चतुर्थी के मौके पर आप सबने मोदक तो जरूर ही खाए होंगे, तो फटाफट से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पर्टिकुलर बैच को चूज करके मोदक 500 को यूज कीजिए। एक कोड है, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बैचेस पर। और ये ऑफर सिर्फ 31 ऑफ अगस्त 2025 तक वैलिड है, तो प्लीज देर मत कीजिए और फटाफट से इस बैच को अवेल करिए। और आगे बात करते हैं बच्चों, जो हमारा एक बहुत ही अच्छा एक फीचर है वेदा एकेडमी की तरफ से, वो क्या है बच्चों, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर, जिसमें आप जेएनवी से पहले अपने आप को रैंक कर सकते हैं। ये हर एक संडे को होता है और अपकमिंग जो टेस्ट हमारा AIMT का होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 31 ऑफ अगस्त को, वो भी 6 बजे। क्लास 9 के लिए 6 से 8:30 तक होता है और वहां पर 10 मिनट के बाद आपको आपका लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा विद योर मार्क्स। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को और इस फ्री फीचर को जरूर अवेल कीजिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।